Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब प्राथमिकता है हमारी कि जो हमारा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र जो है, यहाँ पर जैसे पीने की पानी की सुविधा 60 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई। बोरिंग कराने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को आवेदन करना पड़ता था, सिर पर लाद कर पानी लाना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से कई गाँव में टंकी, पाइपलाइन और टोटी लग रही है जिससे पानी मिलने वाला है। तो मैं तो इस बात को बड़े ताकत से कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का आप संबोधन सुनिए, क्योंकि वो मुखिया होता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारत का संविधान हमारे लिए गीता है, हमारे लिए महाभारत है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए कुरान है और ये हमारे लिए बहुत पूजनीय ग्रंथ है। इतना पवित्र ग्रंथ मानकर भारत के संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इसलिए झांकना चाहिए कि कांग्रेस ही खुद आरक्षण को बांटना चाहती है। अभी आपने देखा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग का आरक्षण मुस्लिम समाज में हम बांटेंगे। कितना गलत है। भारत के संविधान में जो चीज़ें दी गई है, संविधान सभा ने जो निर्णय किया है, उनने बड़े सोच विचार भी किया होगा कि पिछले 5 साल में कोरोना का कालखंड देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे टॉप सांसदों में मैं आया हूं और मैंने सक्रियता से काम किया। फिर 70 दिन तक मैं कोरोना काल में बाहर रहा और आज भी मैं लोकसभा के जनसंपर्क में भी करीब 30 से 35 दिन मैं आज घर पे नहीं रहा। मैं बाहरी बार अपने भाइयों के और परिवार के साथ में रह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जैद अहमद और एमपी तक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। गजेंद्र जी, आप चूँकि सांसद हैं, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, तो जनता आखिर आपको क्यों दूसरी बार क्षेत्र का वोट क्यों दे? सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत 5 साल से काम कर रहा हूँ और जनता ने जो पिछले 2019 में मेरे पे विश्वास किया था, उस विश्वास के आधार पर मैंने इस खरगोन बड़वानी में जनता की सेवा के लिए 2 सांसद सेवा केंद्र खोले हुए हैं। उसमें सतत जनता की कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है। विगत समय से जो जनता की मांग थी उसको लेकर भी हमने काम किया है। जनता की विपरीत परिस्थिति के समय की बात करें, क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का विद्रोह होता है उस समय की परिस्थिति की बात करें, और निश्चित तौर पर जो मुख्य मांगे हैं इस खरगोन बड़वानी में, एक तो रेल का लंबे समय से डिमांड है। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने नकली ट्रेन की पटरियां पटक कर यहाँ की जनता को भ्रमित किया था और मैं पिछले 5 साल से लगत इस प्रयास में लगा हूँ, जिसमें से अगर हम बात करें तो 2 साल कोरोना को चले गए। 3 साल से मैं माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद में हमारी एक खंडवा से लेकर बड़वानी वाया धार होते हुए उसका सर्वे भी हो चुका है, उसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है और चारों दिशाओं से कनेक्टिविटी की भी हमारा सर्वे चल रहा है। और निश्चित तौर पर कोरोना काल के बाद में अब स्थिति बनी है कि हम उस स्थिति में आ गए कि रेल की स्वीकृति भी होगी और इसका निर्णय भी 2024 से 2029 के इसमें काम भी शुरू होगा। इंदौर मनमाड़ को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति थी और इंदौर मनमाड़ को लेकर भी भूमि अधिग्रहण की राशि 750 करोड़ भी स्वीकृत हो गए, वो उसका अभी काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये प्रमुख मांग है। मेडिकल कॉलेज की बहुत समय से मांग थी यहाँ पर और विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा और आपने देखा है कि खरगोन जिले में जहाँ पर हम कनेक्टिविटी हम देखें तो अपना बड़वानी है, धार है, ये दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है और खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई, उसका काम भी प्रारंभ हो गया है। और एजुकेशन के मामले में देखिए तो हमारा पहले उज्जैन यूनिवर्सिटी लगता था, फिर बाद में इंदौर यूनिवर्सिटी लगा और हमारे कई आदिवासी क्षेत्र है, धार है, झाबुआ है, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है। यहाँ के विद्यार्थियों को नए नए विषय खोलना, नए नए विषयों को पढ़ना, नई नई टेक्नोलॉजी के विषय से अध्ययन करना और अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए। परंतु हमने जब इस बात को सोचा कि भी कहीं कहीं ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक क्षेत्र हमारा आदिवासी क्षेत्र है और इसलिए हमारे जनजाति का सूरवीर क्रांतिवीर टंट्या मामा भील के नाम से खरगोन में यूनिवर्सिटी स्वीकृत हुई और आज यूनिवर्सिटी का काम भी प्रारंभ हो गया। और निश्चित तौर पर यहाँ पर आदिवासी बच्चों के लिए, हमारे अनेक प्रकार के समाज के बच्चों के लिए एक ये स्तंभ साबित होगा कि यहीं से यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो हम प्रैक्टिकली चीज़ हम खोल सकते हैं उसको खोलेंगे और आने वाले 4-5 सालों में ये क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी बनेगा और यहाँ के निर्माण भी होगा। खरगोन बड़वानी लोकसभा को अगर समझें तो खरगोन एक अलग हिस्सा होता है और बड़वानी अलग ज़िला। बड़वानी चूँकि नया ज़िला है,
एसटी वर्ग का पूरा ज़िला है बड़वानी, और सांसद महोदय जो खुद एसटी वर्ग से आते हैं, उनसे हम समझते हैं कि अनुसूचित जो जाति है इसके लिए क्या आपके दिमाग में, क्योंकि आकांक्षी जिला है बड़वानी, पहले ही आकांक्षी जिला है और पिछड़ा जिला है, नया जिला भी है, इसके इनके लोगों के उत्थान के लिए क्या करने जा रहे हैं? ऐसा देखा जाए तो खरगोन बड़वानी ऐसे आदिवासी ज़िला है, इसमें अन्य प्रकार के समाज के लोग भी, अनुसूचित जाति के भी हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, और ये कृषि आधारित ज़िला भी है। और आपने देखा है कि पिछले 10 साल की मध्य प्रदेश की सरकार के कारण और केंद्र की सरकार के कारण यहाँ पर पानी के रिसोर्स बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं उद्वहन परियोजना के माध्यम से। और जहाँ तक बात करें कि ट्राइबल इलाका जो है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का ज़बरदस्त अभाव था, देश की आज़ादी के 75 साल बाद 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, परंतु जो मूलभूत सुविधा है, जाने के लिए पक्की सड़क होना चाहिए, स्कूल भवन होना चाहिए, रोजगार के साधन होना चाहिए, स्कूल भी ठीक से होना चाहिए, पढ़ाने वाले टीचर होना चाहिए, हेल्थ को लेकर भी होना चाहिए। तो आपने देखा है कि अब प्राथमिकता है हमारी कि जो हमारा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र जो है, यहाँ पर जैसे पीने की पानी की सुविधाएं 60 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई। बोरिंग कराने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को आवेदन करना पड़ता था, सिर पर लाद कर पानी लाना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से कई गाँव में टंकी, पाइपलाइन और टोटी लग रही है, जिससे पानी को मिलने वाला है। और जल निगम के माध्यम से सबसे बड़ी योजना हमारी जल निगम की है, और जल निगम के माध्यम से खरगोन और बड़वानी के हमारे 450 गांव इस जल योजना से कनेक्टिविटी हो रही है। और आने वाले 1 से 1.5 साल बाद नर्मदा जी से जल उठेगा, और ये जितना दूरस्थ हमारा आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर पीने का पानी की जो व्यवस्था है वो सब ठीक हो जाएगी। 60 साल तक कांग्रेस ने कभी भी इस विषय में विचार नहीं किया। बात करें कच्चे मकान हमारे आदिवासी समाजों के हैं, दूसरे समाजों के हैं, गाँव में रहते हैं, बेचारे टूटी फूटी झोपड़ी रहती है, पानी गिरता है, परेशान होते हैं। पक्के मकान एक पंचायत में एक नहीं, कई जगह 200, कई जगह 300, कहीं कहीं 500-500 मकान, कच्चे मकान गरीबों के मकान बनाए हैं। हमारी उज्ज्वला टंकी के माध्यम से टंकी उपलब्ध कराई है। हमारे जो जिनका बीमा होना चाहिए मात्र पहले 12 रुपये में होता था, 330 में होता था, ये मिला के 450 रुपये की राशि से 2-2 लाख 4-4 लाख के बीमे प्रधानमंत्री के इसमें हो रहे हैं। मतलब जीवन का बीमा इलाज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक नहीं सैकड़ों, हर गांव में कहीं न कहीं ऑपरेशन हुए हैं, और लाखों के इलाज निःशुल्क हमारे गरीब लोगों के इलाज भी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आदिवासी क्षेत्र में जो प्राथमिकता हैं वो है लोकल गांव में रोजगार के साधन होना, लोकल गांव में स्कूल की सुविधाएं ठीक से होना, स्वास्थ्य ठीक होना। तो इसलिए पिछले कोरोना काल के बाद में ज़बरदस्त स्वास्थ्य के मामले में परिवर्तन आया है। आज घर बैठे एम्बुलेंस आ रही है डिलीवरी करने के लिए, इलाज करने के लिए, पशुओं के लिए आ रही है। मतलब मुझे लगता है कि स्वास्थ्य एजुकेशन के मामले में आप देख लीजिए तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, जगह जगह हमने कॉलेज भी खोले हैं, नई नई भर्तियाँ भी हो रही है। तो इस हिसाब से मूलभूत जो सुविधाएँ जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के माध्यम से हम सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। खरगोन में मेडिकल कॉलेज की सौगात आपने दी, एक बड़ी सौगात है। बड़वानी ज़िले में भी चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत दरकार है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को वापस इंगित करूंगा कि देश की आज़ादी के समय, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्थाएं थी कि हम 10 से 15 साल में गांव तक स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में पहुंच सकते थे। परंतु उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के मन में बहुत पाप था। उन्होंने जितना हमारे पास धन का भंडार था उसको मिसयूज़ किया, और उस समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े नहीं कर पाए। आपने देखा 1977 की जनता पार्टी की सरकार के बाद और 1998 की अटल जी की सरकार में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ, और आपने देखा कि गांव में भी अब धीरे धीरे स्कूल डेवलपमेंट हो गया, रोड, प्रधानमंत्री अटल सड़क योजना के माध्यम से सड़कें जोड़ी गई, नदियों से नदियों को जोड़ने का अटल जी का जो मिशन था उस पर काम चल रहा है। हर जगह कनेक्टिविटी के मार्ग अब देखो, जो कांग्रेस के समय बनती थी आज उससे 4 गुना रोड देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रही। प्रधानमंत्री सड़क योजना देख लीजिए आप। जो बिजली की अव्यवस्थाएं होती थी, बिजली में भी अभी तार खींचना, पोल लगाना, अब आदरणीय मोदी जी ने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया। जहां पर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर सौर प्लेटें लगाकर घरों की बिजली भी होगी और खेती की भी बिजली उससे मिलेगी, जिससे कम खर्चे से हमारे गरीब लोगों को, हमारे जनजाति वर्गों को, हमारे जाति वर्गों को, और ऐसे अनेक जो समाज हैं जिनको कम पैसों से बिजली मिलेगी। मतलब ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों पर काम चल रहा है, और ये इसका परिणाम आने वाले 5 साल में दिखेगा। टावर आपने देखे होंगे सेंधवा और बड़वानी में, जो हमारा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत लंबे समय से नहीं है, लंबे समय से जनता मांग कर रही थी। तो अभी इस लोकसभा में करीब 150 से ज़्यादा टावर बन चुके हैं, और पूरा खरगोन जिले का भगवानपुरा कनेक्टिविटी है। हम सेंधवा देख लीजिए, पानसेमल
और अब बड़वानी का दूरस्थ क्षेत्र, सब 2 टावर खड़े हो गए। आने वाले एक आध महीने में सबकी कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, कई जगह चालू भी हो गई है। तो हर जगह से संपर्क कैसे बने और कैसे विकास हो, इस पर हमारी सरकार भी काम कर रही है और हम आने वाले 2024 से लेकर 2029 के बीच में ये सब सुविधाएं आम गाँव तक पहुँच जाएगी। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है अपने आप में अलग भी माना जा रहा है। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को आती है। सनातन और हिंदू और राम मंदिर भी एक मुद्दा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मुझे लगता है कि जितना विकास इन 10 सालों में नीचे हुआ है ये जनता को दिखने लगा है और ज़बरदस्त उत्साह और ज़बरदस्त विश्वास देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है कि आम नागरिक को भी सुविधाएं मोदी जी की सरकार में मिल रही हैं। आज इस लोकसभा ने पूरे देश भर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना नीचे लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए कहता हूँ कि इस विश्वास से कि जो हमारे आरक्षण को और संविधान की बात जो कर रहे हैं, तो मैं तो इस बात को बड़े ताकत से कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का आप संबोधन सुनिए, क्योंकि वो मुखिया होता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारत का संविधान हमारे लिए गीता है, हमारे लिए महाभारत है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए कुरान है और ये हमारे लिए बहुत पूजनीय ग्रंथ है। इतना पवित्र ग्रंथ मानकर भारत के संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं, तो संविधान को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और आज हम भी जो बैठे हैं, हम जो लोग समझ रहे हैं, वो सब संविधान के अनुरूप भी है। संविधान में कुछ संशोधन हो सकता है, कभी कुछ समय की धाराएँ कुछ गलत हो सकती है। कांग्रेस जहां आरक्षण को मुद्दा बना रही है, वहीं नरेंद्र मोदी जी का लगातार कहना है, भाजपा का कहना है कि आरक्षण को कई वर्गों में बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरक्षण को बांट देगी कांग्रेस, अनुसूचित जनजाति आरक्षण को बांटा जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण भाजपा खत्म करेगी। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इसलिए झांकना चाहिए कि कांग्रेस ही खुद आरक्षण को बांटना चाहती है। अभी आपने देखा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग का आरक्षण मुस्लिम समाज में हम बांटेंगे। कितना गलत है ये। भारत के संविधान में जो चीज़ें दी गई है, संविधान सभा ने जो निर्णय किया है, उनने बड़े सोच विचार के किया होगा। और आज कांग्रेस देश की आज़ादी के 75 साल बाद हमारे इस प्रकार के समाजों का आरक्षण खत्म करके अन्य वर्गों में देना चाहती है और ये देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है भाई फरोलाल खड़ते जी, बहुत मेरे साथ में पढ़े भी हैं, मित्र भी हैं, और उन्हें भी देखना चाहिए कि तुम जिस वर्ग से आते हो उस वर्ग की पार्टी हमारे आदिवासियों के आरक्षण खत्म करके हमारे अन्य प्रकार के मुस्लिम समाज में बांटना चाहती है। कहाँ तक है ये? और इस पर विचार करना चाहिए। आरक्षण का अक्षरशः पालन भारतीय जनता पार्टी करती है। जो आरक्षण भारत के संविधान में दिया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट काम कर रही है। मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलना चाहिए संविधान में दिया है और आज 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ही उसका पालन कर रही है। गाँव में पीने की पानी की सुविधा हो, गाँव में कच्चे मकान को पक्का बनाना हो, गाँव में हमारी महिलाओं को लखपति बहना बनाना हो, समूह के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, हमारे लोगों के बीमे हो जाए, लोगों के इलाज हो जाए, ये संविधान में सब दिया है। और उसका अक्षर से पालन अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रही बात संविधान की बात अगर करते हैं तो संविधान में निश्चित तौर पर संविधान हमारे लिए गीता है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, पूजनीय ग्रंथ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए। और ये इस संविधान को हम ईश्वरीय तुल्य ग्रंथ मानकर ही इस पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस के समय भारत के संविधान के अनुसार जब कोर्ट कोई सजा किसी अपराधी को देती थी तो अपराधी बेखौफ होकर घूमता था, गुंडागर्दी करता था। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, कोई भी कोर्ट संविधान के अनुसार अगर सजा देता है तो उसको सजा दी जाती है और कांग्रेस में ये नहीं दी जाती। तो हम तो संविधान का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आरक्षण को भी लेकर हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत के संविधान में जितना आरक्षण सभी वर्गों को दिया है हम उसको पूरा फॉरवर्ड देंगे जब तक उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठे, वो समानता के साथ जीवन व्यवहार नहीं करे। आरक्षण खत्म कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि फरोलाल खड़ते आपके मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंपेन में व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं। लापता सांसद की बात की जा रही है, निष्क्रियता के आरोप लगा रहे हैं, कोई सौगात नहीं दे पाए सांसद, ये भी कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका निर्णय तो 4 जून को होगा। पिछले 5 साल से मैं किस सक्रियता से मैंने काम किया है, जनता के कनेक्ट में रहा हूँ। मेरे 2-2 सांसद सेवा केंद्र मैंने खोले, एक बड़वानी में, खरगोन में, जनता की सेवा के लिए। और बहुत सारे जनता और हमारे कार्यकर्ता तो उनके काम भी करते हैं। और आपने देखा है कि पिछले 5 साल में कोरोना का कालखंड देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे टॉप सांसदों में मैं आया हूं और मैंने सक्रियता से काम किया। पिछले 70 दिन तक मैं कोरोना काल में बाहर रहा और आज भी मैं लोकसभा के जनसंपर्क में भी करीब 30 से 35 दिन मैं आज घर पे नहीं रहा। मैं बाहर ही बाहर अपने भाइयों के और परिवार के साथ में रह रहा हूँ, उनके साथ संपर्क भी कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर
जनता इस बात का निर्णय करेगी कि मैं सक्रिय था या निष्क्रिय था। और निश्चित तौर पर जो हमने उपलब्धियां हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल को चले गए 2019 से लेकर 2021 तक, तो वहाँ पर बचता है 2 साल का समय, 2023 और 2024। और निश्चित तौर पर हमने यहाँ पर खरगोन में लंबे समय से जो मांग थी मेडिकल कॉलेज की, और उन्होंने कांग्रेस से भी मांग की थी, परंतु कांग्रेस ने कभी भी उस बात की स्वीकृति कभी नहीं दी। ये हम ही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल दृढ़ता से होना चाहिए और खड़ी होना चाहिए। इसलिए खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी, हमारे जनजातीय क्रांतिवीर सूरवीर आदरणीय टंटे मामा भील के नाम से यूनिवर्सिटी स्वीकृत हुई, यूनिवर्सिटी खुल गई, उस पर काम भी शुरू हो गया। आने वाले साल 2 साल में जबरदस्त हमारे जो कॉलेज है उसमें विषय भी खुलेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और इसका लाभ भी शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। और एक बात और भी कह रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। तो आप चिंता ना करें, बड़वानी हमारा आकांक्षी क्षेत्र है, बड़वानी जिला, और उसमें भी इसी 2024 और 2029 के बीच में बड़वानी में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जिससे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में भी मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हमारे आदिवासी समाज को मिलेगा। तो ये थे सांसद गजेंद्र पटेल, जिन्होंने तीखे हमले कांग्रेस पे कही। वहीं उन्होंने कहा कि जहां खरगोन में मेडिकल की सौगात दी है, यूनिवर्सिटी को सौगात दी है, इन्हें शिक्षा स्वास्थ्य दोनों पे काम किया जाएगा। बड़वानी को भी आने वाले समय में मेडिकल की सुविधा देगी। वहीं आरक्षण के मामले पर तेज हमला करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसे अल्पसंख्यकों को बांट रही है। और संविधान को लेकर उन्होंने साफ कहा कि संविधान हमारे लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है और धार्मिक ग्रंथ के समान है।